आपका स्वागत है नेशनल एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली लेके आते हैं करंट अफेयर का एक शानदार सा सेशन। तो आज भी हम लेके आए हैं करंट अफेयर का शानदार सा एक सेशन, जो आपके एसएससी, डीपी और अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए, अन्य वनडे एग्ज़ाम, ठीक है, जो कवर करता हुआ होगा और जो आपको बेहतरीन तैयारी में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप जुड़ जाइए नेशनल एजुकेशन के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम हिस्ट्री और पॉलिटी का एक सबसे ताकतवर बैच लेके आने वाले हैं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम पे चार चांद लगा देगा। और निश्चित यार, आपको 2022 के अंदर सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले और हमारे सेशन को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए, जो आपकी दिनचर्या को ऊर्जावान बनाएगा और आपके पेपर के अंदर ऊर्जा को संकलित करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं एक ऊर्जावान कोट जो आपके जीवन को ऊर्जा से भर देगा। आगे चलते हैं, देखिए, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। तो दोस्तों आज ही से कोई भी एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो। ठीक है, सीधा पढ़ाई में लग जाओ और पढ़ाई ऐसे करो यार कि कोई तुम्हें कुछ बोले ना तो तुम्हारे मन में से ये निकले कि भाई पढ़ाई तो आज ऐसी करिए, मज़ेदार पढ़ाई करिए, अब पेपर निकले ना निकले। मैं देखो बहुत बड़ी बात बोला, पेपर निकले ना निकले, क्योंकि पढ़ाई जब तक आप ऐसे करोगे ना कि हाँ भाई मैंने अपने पूरा 100% दिया है, अब आगे पेपर के में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करना है दोस्तों, अपने मन को पहले संतुष्ट करें, अपने मन को पहले संतुष्ट करें, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कभी भी। ठीक है, दुनिया से बोल लोगे मगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो कभी भी। ठीक है, ढंग से पढ़ाई करें, जम के पढ़ाई करें और इस बार पेपर को फोड़ दें। 2022 अपना सुनहरा साल होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहे हैं आपके। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में 2021 में जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा? 1.29 करोड़। ठीक है, अच्छा, जीएसटी कब लागू हुआ भारत में? जीएसटी हुआ 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, 101वां संविधान का संशोधन है। ठीक है, 101 संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन में है जीएसटी। ठीक है दोस्तों, जीएसटी परिषद, ठीक है, जीएसटी परिषद जो कि है 279 ए के अंदर प्रावधान है, इसका 279 ए प्रावधान है। ठीक है, आगे चल के बताता हूँ आपको जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? पदेन अध्यक्ष, पद अध्यक्ष है इसका। एक पद है अध्यक्ष, कौन? वित्त मंत्री। ठीक है, जो भी वित्त मंत्री पद पे बैठा होगा ना, वित्त मंत्री के पद पे, वो इसके जीएसटी काउंसिल के क्या होगी? हेड होगी, अध्यक्ष होगी। इस टाइम कौन है? निर्मला सीतारमन। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल के हेड कौन है? निर्मला सीतारमन। जीएसटी काउंसिल की जो भी परिषद की बैठक होती है ना, जीएसटी काउंसिल परिषद की बैठक, उसमें निर्मला सीतारमन ही अध्यक्षता करती हैं उस बैठक को। ठीक है, आगे क्या, पहले मैं अभी आपको एक चीज़ और बता दूं, इसके डिप्टी गवर्नर भी जान लीजिए। और डिप्टी अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? वो होते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर होते हैं इसके, कोई भी हो गवर्नर, जैसे कि अभी शक्तिकांत दास जी है वैसे। अच्छा, IMF का नाम सुना है ना, मैंने आपको कराया भी था। ठीक है, ये यूएन का अंग है, यूएन के 6 अंगों में से एक है ये। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। IMF में बैठक होती है, तो या तो निर्मला सीतारमन जी जाती है उसमें, या निर्मला सीतारमन जी नहीं जाएगी तो गवर्नर साहब जाएंगे, शक्तिकांत दास जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक बार पेपर में पूछा गया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं और मैं आपको और कुछ चीज़ बताता हूँ। दिल्ली के अंदर हाल ही में 46वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निर्मला सीतारमन ने की है। ठीक है, किसमें? 46वीं। ठीक है दोस्तों, याद रखना 46वीं दिल्ली के अंदर ये। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में आपने केस भी सुना होगा, क्या बता देता हूँ आपको, पेट्रोल को जीएसटी में लाना है ना। तो मैं आपको बता दूँ, जीएसटी में पेट्रोल लाने का प्रस्ताव डाल दिया गया था, मगर राज्य सरकारों ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि राज्य सरकार की बड़ी कमाई पेट्रोल से संकलित होती है। ठीक है, पेट्रोल के जरिए होती है। अगर वो जीएसटी में चले जाएगा तो सरकारों का जो वैट, वो सरकारों का जो टैक्स लगता है पेट्रोल पे, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? अगर उन्हें 18% जीएसटी पे डाल दिए
तो 9 राज्यों का हो जाएगा, 9 केंद्र का हो जाएगा, दोनों को बराबर मिलने हो जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी अच्छे खासा पैसा राज्य को मिलता है, जीएसटी में जाने का और राज्यों को घाटा होगा इसका, इसलिए राज्य इसका विरोध करते हैं कि पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं। देखिए मैंने पूरी जानकारी पहले से इसमें लिख दी, ऊपर मैंने बता दिया 2017 में आया। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 279A जीएसटी अध्यक्ष पदेन। ठीक है, मैंने बताया था प्रदेन वित्त मंत्री, वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। उपाध्यक्ष शक्तिकांत दास है। 46वीं बैठक बताया था मैंने आपको। ठीक है, दिल्ली में हुई है, ध्यान रखना दिल्ली में, दिल्ली याद रखना। ठीक है दोस्तों, दिल्ली। आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये आया, देखो दोस्तों ये सबसे अच्छा है। फ्रांस में कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट मिला है? दोस्तों अभी हम ओमिक्रॉन से तो लिपट नहीं पा रहे और दूसरा एक और मिलेगा। ठीक है, तो बता दूं आपको कौन सा मिला है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या दिया है? पूरा नाम आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए, पता तो नहीं है, पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, B16402। क्या? B16402। ठीक है, वैसे जो इसमें कल जहाँ से मैंने पढ़ा था इसको अखबार में से, ये नंबर तो है ही, मगर बीच में डॉट डॉट लगा रखे, बी के बाद डॉट 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 ऐसे करके ना। तो दोस्तों ये नंबर है, जो इसका नाम है, नंबर नहीं है, एक नाम है ये, क्योंकि पहले भी एक वायरस आया था उसका भी ऐसे नाम था। क्या? मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं B.1/640.2 ऐसा है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से आया है? इसको फ्रांस ने बोला है, ये आया है, ये भी अफ्रीका अफ्रीका बता रहे हैं कि अफ्रीका से आया है। अफ्रीका के कहाँ से आया है? कैमरून से। किधर से? कैमरून से। ठीक है, अफ्रीका कैमरून से। तो अफ्रीका से ही पहला भी बता रहे थे, ओमिक्रॉन जो है वो भी अफ्रीका से उत्पत्ति है उसकी। इसको भी बोल रहे हैं कि ये भी अफ्रीका के कैमरिकॉन से आया, वो कैमरिकॉन से आया। तो दोस्तों ये तो विचलित सी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। WHO ने क्या बोला है कि अभी इस पर हम ज़्यादा कंसर्ट नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, अभी जैसी और 2-3 देशों में दिखने लग जाएंगे इसके प्रभाव, तो इस पर कंसर्न दिखाया जाएगा। मगर अभी फ्रांस में इसके 13 केस मिले आज ही, तो इसलिए अभी थोड़ा सा डिले कर रहा है WHO। और ऐसे इनने वुहान वायरस के साथ भी किया था, थोड़ा सा है प्रॉब्लम है। देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसा भी कुछ होगा मैं आपके लिए बताऊंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? मेरठ में दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पता है यूपी में चुनाव भी है तो उद्घाटन तो बनता है। ठीक है, तो यूपी में चुनाव भी है, उद्घाटन बनता है। अब मेरठ की बात करें, मेरठ में क्या है? पशु, क्या है? पशु स्मारक भी है। क्या? पशु स्मारक भी है। ठीक है, पशु स्मारक में मेरठ के अंदर, ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये आया सवाल, तो ये अच्छा सवाल है। हाल ही में ONGC की पहली महिला अध्यक्ष, ये दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। ONGC क्या है मैं बता देता हूँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये भारत की महारत्न कंपनी है। क्या? ये भारत की महारत्न कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी है। महारत्न होते हैं दोस्तों, ठीक है, कैटेगरी होती है महारत्न रत्न ऐसे करके। ठीक है, भारत की। इसकी कौन बनी है महिला अध्यक्ष इसकी? ONGC की अलका मित्तल बनी है। ठीक है दोस्तों, कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से और सवाल हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, हाल ही में होने जा रहे नौसेना युद्ध अभ्यास मिलन कब होने जा रहा है? कब होने जा रहा है? अच्छा दोस्तों ये बता दूं, ये हाल ही में घोषणा की गई है इसकी, ऐसा नहीं कि प्लान था, हाल ही में घोषणा की गई है 25 फरवरी को। क्या? पर 25 फरवरी को होगा ये। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आसियान देश का नाम सुना है? आसियान देशों में से कई देश इसमें मिल रहे हैं, और ये इसमें पक्का नहीं है। आसियान देशों के कितने का समूह है? 10 देशों का समूह है, तो 10 का ही समूह, 10 का ही वो नहीं है ये। ठीक है, युद्ध अभ्यास, इसके अंदर इस बार कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? 46 देशों को आमंत्रित किया गया है कि आओ और युद्ध अभ्यास करते हैं, नौसेना और युद्ध अभ्यास। ठीक है, 46 देशों को। मगर मूलतः जब शुरू हुआ था ना ये,
तो आसियान देश इसमें मूलतः थे, जो 10 देश है आसियान के, तो आपको पता होना चाहिए आसियान के अंदर 10 देश है। ठीक है, 11वां संस्करण है ये वाला इसका। ठीक है, 11वां संस्करण है, ध्यान रखना 11वां संस्करण है। 1995 में पहली बार शुरू हुआ मिलन अभ्यास। ठीक है, ये रेयर होता है, हर साल नहीं होता, जैसे कि आप देखते हैं अमेरिका के सब वज्र प्रहार और कॉर्पेट, डस्टिक्स, ये वाला नहीं। ठीक है, ये हर साल होते हैं डस्टिक वस्टिक, है ना, मगर ये मिलन कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद, ये रेगुलर नहीं होता। ठीक है, और मैंने आपको ये पहली बताई दिया कि ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय का मतलब इस बार 46 देश को आमंत्रित करा। देखते हैं कितने देश मानते हैं अभ्यास करने के लिए। तो बहुराष्ट्रीय हो गया ना, काफ़ी सारे देश मिलकर अभ्यास करेंगे। और इसका एक अभ्यास करने का भी एक वो है मकसद। ये कहाँ करेंगे? ये करेंगे साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। ठीक है, और चाइना से काफ़ी देश नाराज़ हैं आज के टाइम में, आप तो देखते ही हैं। मैं आपको लिस्ट बता दूँ, लिस्ट बनाऊंगा तो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चाइना ने हर किसी का जीना आराम कर रखा, आसपास के देशों का। तो वियतनाम, लाओस, ठीक है, कैमोरीन द्वीप, ठीक है, जापान से भी भिड़ता रहता है। ठीक है, बहुत सारे देश है, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको डराता रहता है ये। ठीक है, जापान तो अच्छा है, जापान तो अलग शक्तिशाली भी है, हाँ, मगर ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको डराता रहता है। तो इधर शक्ति संतुलन बनाने के लिए मिलन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शक्ति संतुलन, ये वर्ड काफ़ी मायने में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शक्ति संतुलन, अगर शक्ति संतुलन नहीं हुआ ना दोस्तों, तो क्या होगा? दबा दिया जाएगा छोटे देशों को। ठीक है, छोटे देशों को दबा दिया जाएगा। शक्ति संतुलन बहुत है। आपने देखा होगा कहीं भी एक मजबूत पक्ष, एक कमजोर पक्ष होता है ना, तो एक देखा जाता है कि मजबूत पक्ष दबाने की कोशिश करता है, कमजोर को और कमजोर करने की कोशिश करता है। नहीं, ये चीज़ होती है, मगर काफ़ी देश मिलन अभ्यास के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यहाँ पर शक्ति संतुलन बना रहे। जब दो देश आमने सामने होंगे ना, दोनों ताकतवर देश या दोनों बराबरी के, कि हाँ है भाई दम है दोनों देशों में, तो दोनों में टकराव होने की संभावना कम होगी। ठीक है, जैसे कि रसिया और यूएसए दोनों एक ताकतवर देश हैं, मगर मुंह से चाहे कितना भी बोलते रहते हैं, मगर कभी भी उन दोनों के बीच ऐसे युद्ध नहीं हुए। कोल्ड वॉर हुआ 91 में, ख़त्म हुआ कोल्ड वॉर। ठीक है, दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ, 91 में ख़त्म हुआ। क्या हुआ? 91 में ख़त्म होते ही यूएसएसआर से देश टूट गए और रसिया बच गया बस। ठीक है, रसिया बच गया। ठीक है, कभी भी एक सामने फ्रंट वॉर नहीं हो पाई इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में एक शक्ति संतुलन बना पड़ा है। ठीक है, हुआ है हो रखा है। इनको पता है 2 मिसाइल सामने से आएगी, 2 मिसाइल मैं मारूंगा, दोनों का नुकसान होगा, एक डोमिनेट नहीं कर पाएगा किसी एक को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है दोस्तों, अच्छा, सेमीकंडक्टर की क्यों जरूरत पड़ी? कोविड के बाद अर्थव्यवस्था नीचे गई, फिर स्थिर हुई अर्थव्यवस्था, अब एकदम से बम्प मारी ऊपर गई तो क्या हुआ? उत्पादक बढ़ा, मांग बढ़ी, मांग के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर की मांग कम रही, क्योंकि सेमीकंडक्टर बस कौन बनाता था? चाइना, वियतनाम। ठीक है, चाइना और वियतनाम बनाता था सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की कमी क्यों बढ़ गई? अब भाई जब लॉकडाउन लगा, सारी कंपनियां भी तो बंद पड़ी थी, सारी कंपनियां बंद पड़ी थी, तो सेमीकंडक्टर वाली कंपनी भी बंद पड़ी थी। अब लॉकडाउन खुला, देश में मांगे बढ़ी, सब देश ने जाके बोला भाई सेमीकंडक्टर दो। अब भाई ये कंपनी तो एक है ना, कितनों को सेमीकंडक्टर देगी? अगर इन्हें 100 पीस बनाए, 10 हमको दे दिए, 10 ऑस्ट्रेलिया को, ऐसी सबने ही मांग करी होगी ना, ऐसा थोड़ा ना हमने मांग करी है, सबने मांग करी। तो उस कारण से सेमीकंडक्टर की पूरे वर्ल्ड में आ गई कमी, जिस कारण से क्या हुआ? गाड़ियों में बड़े मात्रा में यूज़ होता है, कार के अंदर बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, गाड़ियों की डिलीवरी हो गई डाउन। अगर आज भी आप डिलीवरी कार बुक कराएंगे ना, तो आपको 4 से 5 महीने लगेंगे। अब तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हाँ, अभी से 8 महीना 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि अगर आपने गाड़ी बुक कराई तो 1 साल की वेटिंग आ रही थी। क्यों आ रही थी? सेमीकंडक्टर की। इंडिया में नहीं, यूएसए अमेरिका, देखिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में
इन देशों में बहुत कमी थी सेमीकंडक्टर की, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे वर्चस्व था किसका? चाइना, वियतनाम का। ठीक है, चाइना और वियतनाम का। तो इसी मारे उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है कि भैया हम एक देश पर निर्भर नहीं हो सकते। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया शक्ति संतुलन की बात, इसमें भी व्यापार संतुलन की बात की जा रही है। ठीक है, व्यापार संतुलन की बात की जा रही है। व्यापार संतुलन भी बराबर का होना चाहिए, जब ही एक बड़ा देश दूसरे बड़े देश से आंख मिलाकर बात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर मिशन हमने लॉन्च कर दिया है अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। अच्छा, अश्वनी वैष्णव जी कौन से मंत्री हैं? ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और ये पहले अश्वनी जी क्या थे? ये विदेश मंत्रालय के अंदर वो थे, ये IFS अफसर थे। ठीक है, उधर के सचिव थे ये, विदेश सचिव नहीं कहूँगा, विदेश डिप्टी सचिव। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, रूस ने नई हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तिरसिरकोन, नाम भी अजीब सा है। ठीक है, तिरसिरकोन। ठीक है, ये क्या है? सुपरसोनिक, हाइपर सुपरसोनिक है दोस्तों। ठीक है, तो उसके नाम से ही आपको पता है ये हवा से, ध्वनि से, ठीक है, ध्वनि से 9 गुना तेज चलेगी। ठीक है, 9 गुना तेज चलेगी ये ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से 9 गुना तेज चलेगी। अगर मैं बात करूँ इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। रूस का नाम लेती तो आपको मिसाइलों का भंडार दिख ही जाना चाहिए सपनों के अंदर। ठीक है, मैं बताऊं आपको, परमाणु मामले में रसिया सबसे नंबर 1 है। इस पे वैसे तो कोई गिनती नहीं कर सकता कितने किसके पास हथियार है। ठीक है दोस्तों, मगर एक अनुमान लगाया जाता है इसके पास 7 से 8 हज़ार परमाणु हथियार है। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों, 7 से 8 हज़ार पूरा भारत खत्म कर देगा। पूरा भारत की बोल रहा हूँ मैं तो यार, पूरा वर्ल्ड खत्म कर देगा। इसके पास एक ऐसा बम है जो परमाणु हथियार से तगड़ा, बहुत खतरनाक है यार, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इसी के पास है वो, हाइड्रोजन बम। ये परमाणु हथियार से भी 1000 गुना खतरनाक है दोस्तों, 1000 गुना खतरनाक। समझ रहे हो, रूस ऐसी पावर है जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता, चाहे वो दुनिया मानती ना हो उसको। अब पावर जब से 91 से USSR टूटा है, ठीक है, मगर आज भी उसको छेड़ना नहीं चाहता कोई। क्यों? क्योंकि रखता है यार, उसने नाम कमाया अपना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, मैं इसकी आपको कुछ तथ्य करवा देता हूँ। देखिए, ये तो सबको पता है, मॉस्को इसकी राजधानी, रूबल मुद्रा, ये तो नाम जानते ही होंगे यार, खतरनाक ही है। व्लादिमीर पुतिन 1936 बोला, 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। इन्होंने अपने संविधान में बदलाव करके बोल दिया भाई 2026 तक राष्ट्रपति रहूँगा मैं, अगर जीवित रहा तो। कब तक? 2036 तक। आगे चलते हैं, ये रसिया का मैप। रसिया 14 या 15 देशों में टूटा था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। 14+1 था। ठीक है, 14+1, एक 1 वो है रसिया। ठीक है, 14+1, एक बार मैं कंफर्म करूंगा इसको बाद में। ठीक है, आपसे कुछ पूछेगा कोई नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बस। 14+1 था या 15+1 था? मेरे ख्याल से 14+1 था। ठीक है, टूटने के बाद भी देखें कितना बड़ा है, आधा यूरोप में, आधा किस में? एशिया में। दोनों के मजे ले रहा है दोस्तों ये। ठीक है, दोनों के मजे ले रहा है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है रसिया के पास। साम्यवादी देश है। क्या? साम्यवादी देश है। यहाँ पर कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ ना, सभी चीज़, कोई भी क्या, सभी चीज़ सरकार के नियंत्रण में होती है। साम्यवादों की ये वो होती है खूबी। ठीक है, हर चीज़ सरकार करेगी यहाँ पर, साम्यवाद। ठीक है, ये पूंजीवाद के विरोधी हैं। किसके? पूंजीवाद के विरोधी। क्योंकि 1917 में आपको पता है ना, जारशाही उखाड़ फेंक दी वहाँ के लोगों ने। ध्यान रखना, क्रांति एक बार हिस्ट्री जाके दोबारा पढ़ो, वैसे मैं पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री भी। ठीक है, जारशाही को उखाड़ फेंका था 1917 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर साम्यवादी ताकत बढ़ी। ठीक है, साम्यवादी ताकत बढ़ी, हमने भी अपनाया इनसे साम्यवाद। हमने भी मिक्स इकोनॉमी अपनाई अपनी। मिक्स इकोनॉमी नहीं, मिक्स इकोनॉमी तो हमारी 91 में बनी। साम्यवादी ताकतें अपनाई हमने इससे, क्योंकि 1950 में जो हमने योजना आयोग लेके आए, जो नेहरू जी ने अपनाया, वो इन्हीं की तो देन थी। इन्हों से ही तो हमने अपनाया था रसिया से। ठीक है, ध्यान रखना, 1950 में हम लेके आए थे योजना आयोग, जो कि रसिया की ही देन थी। रसिया में चालू था योजना आयोग। ठीक है,
आगे चलते हैं और देखते हैं अन्य खबरें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगी 2020 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? ओडिशा ने करी है दोस्तों। किसने करी है? ओडिशा ने करी है। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर है। और राज्यपाल हैं आपका गणेशी लाल जी, ठीक है, राज्यपाल गणेशी लाल, भुवनेश्वर, ठीक है, गणेशी लाल जी। और आपका सीएम नवीन पटनायक। नवीन पटनायक सीएम तो भाई नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक जी का जानते हो आप? नवीन पटनायक जी, कभी इंडोनेशिया जाना, इंडोनेशिया के हर एक बच्चे से पूछ रहे नवीन पटनायक कौन है, कोई भी बता देगा नवीन पटनायक कौन है। ठीक है, इसकी कहानी है बहुत लंबी। एक चीज़ मैं एक दिन में आपको जरूर बताऊंगा इसकी, है ना, एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति का नाम आपने सुना होगा, सुकुर्नो, ठीक है, सुकुर्नो, ठीक है। उनके साथ इनके संबंध बताऊंगा कैसे थे, ठीक है, बहुत मशहूर है वहाँ, बहुत मशहूर है। मैं आपको किस दिन बताऊंगा। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दी, इनका मैप है, ठीक है, ये इनका मैप है, देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। अब कुछ समझाने वाली खबरें नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं फैक्ट को लेके आया हूँ। अभी मैंने जैसा आपको पीछे की बैकग्राउंड समझाया, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसका मैं बता देता हूँ। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत मिला मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर या रेड इंक वो अवार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। किसको? दानिश सिद्दीकी। अब दानिश सिद्दीकी कौन है आपको याद आना चाहिए। हाल ही में अफगानिस्तान पे हमला किसका हुआ? तालिबानियों का हुआ। 15 अगस्त को कब्जा कर लिया, ठीक है। 16 अगस्त को पता चला कि भाई दानिश सिद्दीकी की तालिबानियों ने मौत कर दी। किसकी? दानिश सिद्दीकी की तालिबानियों ने मौत कर दी, सर पे गोली मार के, ठीक है। ये क्या करने गए थे? कवरेज करने गए थे, ये फोटोग्राफर थे, ठीक है, कवरेज करने गए थे तालिबान को, ठीक है। इन्होंने वो तालिबान को कवरेज करने गए थे, तालिबानों ने इनको मार दिया। तो हमको ये पता चलता है 17 तारीख को कि भाई दानिश सिद्दीकी का निधन हो चुका है, ठीक है, याद आना चाहिए आपको। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसी मुंबई प्रेस का बता रहा हूँ, मुंबई प्रेस क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्यों ना, प्रेम शंकर झा को, ठीक है, प्रेम शंकर झा को मिला है, ठीक है। क्यों मिला है? लेखन में अतुल योगदान के कारण, ठीक है। 84 ईयर के हैं ये, ठीक है, 84 ईयर के हैं, लेखन के अंदर अधिक योगदान के कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का, ठीक है, एमडीएन सीईओ बनाया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक का एमडीएन सीईओ बनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2022 को, ठीक है। ब्रेल का मतलब क्या है? लुई ब्रेल का नाम सुना है? लुई ब्रेल क्या था? लुई ब्रेल ना वो जो होते हैं ना अंधे अंधे अपने भाईबंद, उनके लिए सद्भावना लड़ाई लड़ता था, ठीक है। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर 1809 में इनका जन्म हुआ, 1809 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। दृष्टिहीनों के लिए, ठीक है, और मुखबतीसों के लिए, मुखभरीतों के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए इसने सद्भावना की लड़ाई लड़ी, ठीक है, लुईस ब्रेल ने, जिसके जन्म दिवस पे बनाया जाता है ब्रेल दिवस बनाया जाता है। किसके? लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पे 1809 में 4 जनवरी को इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस, ठीक है। एक से एक फैक्चुअल वो है, ये देख लेते हैं। प्रोफेसर करतार सिंह का निधन हो गया। गुरमती संगीत के विशेषज्ञ थे, ठीक है। और देखिए सबसे कमाल की बात, 20 दिसंबर को इनको पद्मश्री मिला था, ठीक है, 20 दिसंबर को इनको पद्मश्री मिला था। मगर विधाता को देखिए, 20 दिसंबर को पद्मश्री मरा, आज निधन हो गया इनका। आज नहीं हुआ, परसों हुआ निधन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ये कुछ और घटनाएं। विनोद कन्नर विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ नियुक्त। ये कितना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर पता होना चाहिए, अगर पूछ ले तो। वैसे कोई पूछेगा नहीं, कंपनी एक ना तो भारत की कंपनी ना कुछ है, मगर जब भी आपको, ठीक है, विस्तारा एयरलाइंस अगले सीईओ नियुक्त हुए विनोद कन्नर, ठीक है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर, ठीक है, मोहम्मद हफीज़, संन्यास ले लिया इन्होंने। मोहम्मद हफीज़ ने ऑलराउंडर थे किसके? पाकिस्तान के। इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, इनको द प्रोफेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द प्रोफेसर भी कहते हैं इसलिए। फिल्म निर्माता विजय गिलानी का निधन हो गया, गलानी का, ठीक है। फिल्म निर्माता विजय गिलानी का निधन हो गया है। दिखलाता हूँ उनकी फ़ोटो आपको, देखिए, मैं बता दूँ, हफीज़,
ठीक है दोस्तों, क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया हफीज़ ने, ये गिलानी साहब, ठीक है, फिल्म निर्माता गिलानी। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज हो चुकी है आपकी करंट अफेयर ख़त्म। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा, उससे पहले बिम्स्टेक का मेल लगा रखा है, बिम्स्टेक के देश आपको देख सकते हैं आप, बिम्स्टेक को एक बार देख लेना। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका? ढाका के अंदर, ढाका का है, बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है दोस्तों, किधर है? बांग्लादेश के अंदर। 6 जून 1997 में स्थापना हुई बिम्स्टेक की, 97 में। ठीक है, 97 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। तो दोस्तों आज होती है हमारी करंट अफेयर ख़त्म। तो आपको कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको